नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारत की पहचान से काफी गहराई से जुड़ा है। एक तरफ सांप्रदायिक सद्भाव और दूसरी तरफ अ, दुर्भाग्य से सांप्रदायिक कलह भी। जी हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी मिली-जुली तस्वीर को दिखाते हैं। हम्म। कुछ कहानियां हैं जो वाकई दिल छू लेती हैं, भाईचारे की मिसालें, हम्म। और फिर दूसरी तरफ सरकारी रिपोर्टें हैं, कुछ एकेडमिक शोध हैं, मीडिया विश्लेषण भी हैं, हम्म। जो बताते हैं कि ये टकराव क्यों और कैसे होता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए इस दोहरेपन को, मतलब इसके दोनों पहलुओं को समझें। वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को जोड़ती हैं और फिर वो कौन से कारण हैं जो समाज में, कह सकते हैं, दरार डालते हैं। बिल्कुल। और हाँ, इसमें सरकार की, नागरिक समाज संगठनों सीएसओस की और मीडिया की क्या भूमिका है, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें निकलती हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें सामने लाया जाए ताकि एक संतुलित, एक होलिस्टिक समझ बन सके। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं सकारात्मक पहलू से, उन कहानियों से जो उम्मीद जगाती हैं। स्रोतों में ऐसे कई वाक़े दर्ज हैं जहां मुश्किल हालात में भी इंसानियत की डोर मजबूत रही। सही कहा। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दिखाती हैं कि सद्भाव सिर्फ कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है, जमीनी स्तर पर। हाँ। एक मिसाल है मध्य प्रदेश के सिंधवा की। वहाँ 75 इयर्स के एक बुजुर्ग थे, सीताराम जी। उनका देहांत हुआ तो उनका कोई अपना परिवार नहीं था। अच्छा। ऐसे में वहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग आगे आए और उन्होंने मिलकर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। ये सचमुच इंसानियत की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और ऐसी एक कहानी छत्तीसगढ़ से भी है ना? रजाक खान टिकारी की। जी हाँ, रज़ाक खान। उन्होंने अपने हिंदू दोस्त संतोष सिंह, उनके गुजर जाने पर न सिर्फ हिंदू रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया, बल्कि वो आज भी उनके परिवार की आर्थिक मदद कर रहे हैं। वाह, मतलब दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ दुख में साथ देना नहीं है। ऐसा ही कुछ मुंबई में भी हुआ था। एक गर्भवती मुस्लिम महिला थी, नूर जहां। हाँ, मैंने पढ़ा ये। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया। वो गणेश मंदिर के पास थी, तो वहां जो हिंदू महिलाएं थीं, उन्होंने फौरन मंदिर परिसर में ही पर्दा वगैरह करके एक अस्थायी जगह बनाई और बच्चे के जन्म में मदद की। और कमाल की बात यह कि नूरजहां ने फिर अपने बेटे का नाम गणेश रखा। जी, ये दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल घड़ी भी रिश्तों को एक नया आयाम दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये जुड़ाव सिर्फ दुख या मुश्किल वक्त में ही नहीं, साझा जगहों और त्योहारों में भी दिखता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे लुधियाना के पास नथुवाल गांव का उदाहरण है। वहां सिखों और हिंदुओं ने मिलकर एक पुरानी मस्जिद की मरम्मत का ज्यादातर खर्च उठाया। अच्छा, कितना? स्रोत बताते हैं कि करीब 65% से ज्यादा खर्च उन्होंने दिया। और वहां तीनों समुदाय, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये अपनी साझा विरासत को सहेजने की कितनी अच्छी मिसाल है ना? और इसी तरह मुंबई में बकरा ईद पर जब मस्जिद में जगह कम पड़ गई, हाँ, तो पास के ही सेवा संघ गणेशोत्सव मंडल ने अपना गणपति पंडाल नमाज पढ़ने के लिए खोल दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपसी सम्मान और समझ को कितना बढ़ाती हैं। और ये समझ सिर्फ साथ रहने तक ही नहीं है, लोग एक दूसरे की संस्कृति, आस्था, उसे जानने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी। जैसे एक मुस्लिम नौजवान है, आबिद अलवी। उन्होंने हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद किया। अच्छा। ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें। जी हाँ। और दूसरी तरफ एक हिंदू लेखक है, राजीव शर्मा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की जीवनी मारवाड़ी भाषा में लिखी। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रयास है। और कला तो हमेशा से पुल का काम करती आई है। बिल्कुल। 73 साल के एक मुस्लिम कलाकार हैं, शेख रियाजुद्दीन अब्दुल घनी। जी। लोग उन्हें राजू बाबा कीर्तनकार कहते हैं। वो मीरा के भजन गाते हैं। अरे वाह। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण था और मंदिरों ने भी उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया, गाने का मौका दिया। तो ये सब उदाहरण ये क्या दिखाते हैं? यही कि रोजमर्रा की जिंदगी में देश के अलग अलग कोनों में लोग वो साथ मिलकर जी रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। ये वो पहलू है जो अक्सर बड़ी बड़ी बहसों के शोर में कहीं दब जाता है। हाँ बिल्कुल, ये जमीनी सच्चाई है। ये सब सुनना वाकई बहुत सुकून देता है। लेकिन जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, सांप्रदायिक हिंसा। ये एक मुश्किल और कह सकते हैं चिंताजनक सच्चाई है। इसे परिभाषित कैसे किया जाता है? देखिए, कानूनी तौर पर अगर देखें तो भारतीय दंड संहिता, या अब जो नई भारतीय न्याय संहिता है, BNS है, उसके तहत सांप्रदायिक हिंसा को ऐसी किसी भी हिंसक गतिविधि के रूप में देखा जाता है जो अलग अलग धार्मिक या नस्लीय समुदायों के बीच शांति भंग करे। ये धर्म, नस्ल, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला कोई भी काम हो सकता है।
भारत के संदर्भ में ये तनाव अक्सर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच देखने को मिलता है। और आपके स्रोत ये भी बताते हैं कि इसके भड़कने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, बल्कि कई परतें होती हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA की रिपोर्ट है और दूसरे अकादमिक स्रोत भी हैं, वो इन कारणों को समझिए 3 स्तरों पर देखते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? पहला है तत्काल या प्राथमिक कारण। ये वो चिंगारी होती है जो अचानक आग लगा देती है। जैसे किसी धार्मिक स्थल के पास से जुलूस निकल रहा है, उसमें संगीत बज रहा है, उस पर विवाद हो गया। हाँ। या पूजा स्थलों पर कोई झगड़ा हो गया, या फिर जैसे गाय या सूअर जैसे जानवरों की हत्या का कोई मामला सामने आ गया। कभी कभी ये 2 अलग समुदायों के लोगों के बीच कोई निजी झगड़ा भी हो सकता है, जैसे छेड़छाड़, मारपीट या कोई जमीन का विवाद। अच्छा। कई धार्मिक जुलूस के रास्ते या फिर उनमें लगने वाले नारों को लेकर भी अक्सर विवाद होते हैं। ये सब तत्काल कारण है। ये तो हुई वो ऊपरी वजह है जो एकदम से दिख जाती हैं, पर क्या इनके नीचे और भी गहरे कारण काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल, वही है दूसरा स्तर, अंतर्निहित या द्वितीयक कारण। इनमें अक्सर स्थानीय मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे किसी खास इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश, या फिर जो स्थानीय संसाधन है, जैसे कोई नदी घाट है या बाजार है, उस पर अधिकार का सवाल। और एक बहुत अहम पहलू है चुनावी राजनीति। हाँ। मतलब वोटों के लिए समुदायों को बांटने की कोशिश, जिसे हम चुनावी ध्रुवीकरण कहते हैं। हाँ, ये तो काफी सुना है। और सबसे गहरी जड़ें कहाँ हैं? तीसरा स्तर क्या है? वो है संरचनात्मक कारण। ये समाज के पूरे ताने बाने से, उसके इतिहास से और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से जुड़े हैं। इसमें शामिल है राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करना। जी। समाज में जो पहले से मौजूद पूर्वाग्रह हैं, अलग अलग समुदायों के बीच आर्थिक होड़ या मुकाबला, सांस्कृतिक टकराव, शिक्षा की कमी और आजकल कट्टरपंथी विचारधाराओं का फैलना, ये सब इसमें भूमिका निभाते हैं। स्रोत तो शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोगों में पनपने वाले एक फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन सिंड्रोम का भी जिक्र करते हैं। मतलब हताशा से जो गुस्सा पैदा होता है, वो भी कभी-कभी हिंसा का रूप ले लेता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है, और ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे एक छोटी सी घटना देखते ही देखते बड़े दंगे में बदल जाती है। स्रोत इसकी प्रक्रिया के बारे में क्या बताते हैं? ये फैलता कैसे है? हाँ, ये वाकई चिंताजनक है। स्रोत बताते हैं कि जब कोई छोटी घटना बहुत तेजी से फैलकर बड़ी हिंसा का रूप ले लेती है, तो अक्सर इसके पीछे मतलब पहले से तैयारी होने का शक होता है। तैयारी? जैसे हथियार जमा करना या दूसरी जरूरत की चीजें इकट्ठा करके रखना। ऐसे हालात में जाहिर है कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से और भी तेजी से। हाँ, ये तो है। फिर जो असामाजिक तत्व होते हैं वो मौके का फायदा उठाते हैं। और दुख की बात यह है कि कई बार आम लोग भी डर की वजह से या गुस्से में या कभी-कभी दबाव में आकर या तो हिंसा में शामिल हो जाते हैं या फिर हिंसा करने वालों को पनाह दे देते हैं। और समुदायों के बीच उनके बीच बातचीत एकदम बंद हो जाती है। शक और डर का माहौल बन जाता है, एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाता है। यूपी SDMA की रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स यानी कारकों का भी जिक्र था जो किसी इलाके को ज्यादा संवेदनशील या वल्नरेबल बनाते हैं। वो क्या है? जी, रिपोर्ट कुछ पैटर्न या रुझान बताती है। जैसे जिन इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी एक खास अनुपात में होती है, स्रोत 25% से 70% का जिक्र करते हैं, वो इलाके ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। अच्छा। इसी तरह जिन जगहों पर पहले भी दंगे हो चुके हैं, उनका इतिहास रहा है, या जहां आबादी बहुत घनी है, या फिर जहां अलग अलग समुदायों की बस्तियां एकदम अलग थलग हैं, एक दूसरे से कटी हुई हैं, वहां भी खतरा ज्यादा होता है। आर्थिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक माहौल में अगर कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो, तब भी तनाव बढ़ सकता है। और एक पैटर्न ये भी देखा गया है कि अक्सर बड़े शहरों जैसे मेरठ, अलीगढ़, वाराणसी का जिक्र है, वहां से हिंसा भड़ककर आसपास के छोटे कस्बों तक फैल जाती है। जब ऐसी हिंसा होती है तो जाहिर है कि सरकार और प्रशासन की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। कौन-कौन सी एजेंसियां इसमें मुख्य रूप से शामिल होती हैं? हाँ, बिल्कुल। मुख्य जिम्मेदारी तो जिला पुलिस और जिला प्रशासन की ही होती है। अगर जरूरत पड़ती है तो प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी, जिसे PAC कहते हैं, उसे बुलाया जाता है। और कभी-कभी बहुत गंभीर हालात में सेना को भी मदद के लिए बुलाया जा सकता है। और खुफिया एजेंसियां? हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं,
या निभानी चाहिए स्थिति को पहले से भांपने में। केंद्र में गृह मंत्रालय MHA है, जिसके तहत नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी NFCH जैसी संस्थाएं हैं। अच्छा, ये क्या करती हैं? ये संस्थाएं पीड़ितों के पुनर्वास में मदद करती हैं, समुदायों के बीच बातचीत बढ़ाने का काम करती हैं और जो लोग सद्भाव बढ़ाने के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें पुरस्कार भी देती हैं। इसके अलावा समय समय पर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी होते रहते हैं कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाए। लेकिन जो स्रोत है हमारे पास, खासकर UPSDA में रिपोर्ट जिसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग के निष्कर्षों का भी हवाला दिया गया है, वो पुलिस और प्रशासन की तरफ से कुछ गंभीर कह सकते हैं विफलताओं या कमियों की तरफ भी इशारा करते हैं। हाँ, और ये वाकई चिंता की बात है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय पुलिस आयोग के हवाले से जो बातें कही गई हैं वो गंभीर हैं। जैसे कई बार राजनीतिक दखलंदाजी के चलते पुलिस अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि या तो अधिकारी सख्त फैसले लेने से हिचकते हैं या फिर उन्हें स्थानीय हालात की पूरी जानकारी ही नहीं हो पाती है। और संसाधनों की कमी? हाँ, वो भी एक बड़ी समस्या है। पुलिस बल की संख्या में कमी, उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी, कई बार संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात ही नहीं होता। ट्रेनिंग की कमी का आलम तो ये है कि रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों के मौके से भाग जाने तक का जिक्र मिलता है। ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। और एक और गंभीर बात है तथ्यों को छुपाना, जैसे दंगों में मरने वालों या घायलों की संख्या कम करके बताना। इससे न सिर्फ सच्चाई छुपती है बल्कि अफवाहें और ज्यादा फैलती हैं और प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठता है। ये तो वाकई गंभीर मुद्दे हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्रोतों में क्या सुझाव दिए गए हैं? क्या रोकथाम मतलब प्रिवेंशन पर ज्यादा जोर है? बिल्कुल, रोकथाम को ही सबसे अहम माना गया है। सुझावों में कुछ मुख्य बातें हैं, मैं बताती हूँ जी। एक तो हर जिले के लिए एक बहुत मजबूत जिला दंगा योजना यानी डिस्ट्रिक्ट रायट प्लान DRP होनी चाहिए। इसमें जो उपद्रवी तत्व हैं, जो संवेदनशील जगह हैं और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं जैसे पुलिस बल, गाड़ियां, हथियार, इन सब की एकदम ताज़ा जानकारी होनी चाहिए। अपडेटेड। जी। दूसरा, कानून का सख्ती से पालन हो और जरूरत पड़ने पर निवारक गिरफ्तारियां की जाएं, लेकिन ये अंधाधुंध न हो, सबूतों के आधार पर हो। ठीक है। तीसरा, शांति समितियां, ये सिर्फ कागज पर ना हो बल्कि सक्रिय हो और प्रशासन उनके साथ लगातार संपर्क में रहे, उनकी बैठकों में जाएं, उनकी सुने। ये जरूरी है। चौथा, अफवाहों का तुरंत और प्रभावी ढंग से खंडन किया जाए। इसके लिए मीडिया और खासकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। हाँ, आज के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा, जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने का जो सिस्टम है उसे बहुत मजबूत करने की जरूरत है ताकि किसी भी अप्रिय घटना का अंदेशा पहले ही हो जाए। और क्या? छठा, नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम, वो 24 घंटे प्रभावी ढंग से काम करे। सातवां, पुलिस, प्रशासन और दूसरी जो भी एजेंसियां हैं उनके बीच अच्छा तालमेल हो, इसके लिए नियमित मॉक ड्रिल्स होती रहें। आठवां, जो संवेदनशील जिले हैं वहां निष्पक्ष और अनुभवी अधिकारियों की तैनाती हो और उनका कार्यकाल भी स्थिर रहे ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। सही। नौवां, अगर कर्फ्यू लगाने की नौबत आती है तो उसका प्रबंधन बेहतर हो, लोगों को जरूरी सामान और मदद के लिए पास आसानी से मिले, उसमें परेशानी ना हो। हाँ, ये आम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 10वां, दंगों के दौरान FIR दर्ज करना आसान बनाया जाए, अगर जरूरत हो तो अस्थायी रिपोर्टिंग सेंटर बने। 11वां, दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए समर्पित विशेष जांच दल यानी SITs बनाई जाए ताकि जांच तेजी से और निष्पक्ष तरीके से हो सके। और पुलिस बल की संरचना के बारे में कुछ? हाँ, 12वां सुझाव यही है कि पुलिस बल में सभी समुदायों का, खासकर अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। इससे पुलिस ज्यादा समावेशी दिखेगी और उस पर पक्षपात के आरोप भी कम लगेंगे। और 13वां और शायद सबसे जरूरी, पुलिस और मजिस्ट्रेटों की नियमित और अच्छी ट्रेनिंग हो। इसमें सिर्फ कानून की जानकारी ना हो बल्कि मानवाधिकार, संवेदनशीलता और भीड़ को संभालने जैसे मानवीय पहलू भी शामिल हों। ये तो हुई राज्य यानी सरकार और प्रशासन की भूमिका। लेकिन क्या नागरिक समाज संगठन, जिन्हें हम CSOs कहते हैं, उनकी भी कोई भूमिका होती है इस सब में? हाँ, बिल्कुल होती है।
और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपके स्रोतों से पता चलता है। CSOs यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर वो काम करते हैं जहां सरकारी तंत्र या तो पहुंच नहीं पाता या फिर कहीं ना कहीं कमजोर साबित होता है। अच्छा। एक शोध पत्र है जो थानिया पैफिन-होल्स के एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उनके काम को कई हिस्सों में बांटता है। क्या है वो हिस्से? पहला है सुरक्षा, मतलब ये लोग दंगा पीड़ितों को फौरन मदद पहुंचाते हैं, उनके रहने का इंतजाम करते हैं, जैसे अहमदाबाद के राहत शिविरों का जिक्र है, उन्हें कानूनी सलाह देते हैं और कई बार पुलिस की ज्यादतियों से भी बचाते हैं, जैसा हैदराबाद का एक उदाहरण स्रोत में दिया गया है। और दूसरा है निगरानी यानी मॉनिटरिंग। ये इस बात पर नजर रखते हैं कि जो राहत सामग्री या मुआवजा बांटा जा रहा है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। ये न्याय के लिए भी लड़ते हैं, जैसे न्यायगृह और सबरंग ट्रस्ट जैसे संगठनों ने किया है। त्योहारों या चुनावों के वक्त माहौल पर नजर रखकर तनाव कम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यानी बचाव और निगरानी। इसके अलावा और क्या करते हैं संगठन? वो वकालत करते हैं, यानी एडवोकेसी, मतलब सच का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन करते हैं। शांति के लिए सार्वजनिक अभियान चलाते हैं, जैसे अमन पथिक। कला और नाटक का इस्तेमाल करते हैं समुदायों को जोड़ने के लिए, जैसे हैदराबाद की संस्था COVA करती है। वे समुदायों के अंदर भी काम करते हैं, जैसे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक नेताओं से बातचीत करके मध्यस्थता करवाना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना। और समुदायों को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? हाँ, वो उनका एक बहुत अहम काम है सामाजिक एकजुटता बढ़ाना, यानी सोशल कोहेजन। ये समुदायों के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार करते हैं, जहां लोग मिलें, बात करें, एक दूसरे के बारे में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। शांति शिक्षा पर काम करते हैं। अच्छा। मिलकर त्योहार मनाते हैं, सामुदायिक लाइब्रेरी जैसे साझा स्थान बनाते हैं। वे मध्यस्थता भी करते हैं, सुलह कमेटियां बनवाते हैं, स्थानीय लोगों को शांति बहाली के लिए ट्रेनिंग देते हैं। और सेवा वितरण? हाँ, कभी कभी वे सीधे सेवाएं भी देते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए ट्रेनिंग वगैरह। ये अक्सर उनका समुदायों में घुसने और उनका विश्वास जीतने का एक तरीका होता है, एक एंट्री पॉइंट, जिससे फिर वो शांति बहाली और संवाद जैसे मुद्दों पर काम कर सकें। तो एक तरह से ये जमीनी स्तर पर बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, वो गैप भर रहे हैं जो शायद सरकार अकेले नहीं भर सकते। बिल्कुल। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि उनकी सफलता काफी हद तक सरकार के रवैये पर भी निर्भर करती है। कभी कभी उन्हें सरकारी सहयोग नहीं मिलता या उनके काम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और हाँ, ये भी सच है कि कुछ ऐसे संगठन भी हो सकते हैं जो शांति के बजाय तनाव बढ़ाने का काम करें, जिन्हें स्रोत असभ्य CSOs या अनसिविल CSOs कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक स्वस्थ और सक्रिय नागरिक समाज शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं एक और बहुत शक्तिशाली माध्यम पर, मीडिया। स्रोतों में खासकर एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट है जयशंकर गुप्ता की। उसमें मीडिया की भूमिका पर काफी तीखी टिप्पणी की गई है। हाँ, मीडिया को अक्सर दोधारी तलवार कहा जाता है और स्रोतों में भी यही बात उभर कर आती है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो मीडिया का काम है सही जानकारी फैलाना, लोगों को शिक्षित करना, अच्छी खबरों को, सकारात्मक कहानियों को उजागर करना, अलग अलग नजरियों को सामने लाना और इस तरह समाज में समझ और सद्भाव को बढ़ावा देना। इसीलिए तो इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन स्रोत तो काफी आलोचना कर रहे हैं, खासकर टीवी मीडिया की। ऐसा क्यों? जी, आलोचना मुख्य रूप से ये है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, खासकर कुछ टीवी चैनल, आजकल सद्भाव बढ़ाने के बजाय ऐसा लगता है कि सक्रिय रूप से नफरत और बंटवारे को बढ़ावा दे रहे हैं। सक्रिय रूप से? हाँ, स्रोत इसके कई उदाहरण देते हैं, जैसे हर मुद्दे को, चाहे वो कुछ भी हो, उसे हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश करना, जबकि असली मुद्दे शायद गरीबी, बेरोजगारी या कुछ और हो सकते हैं। पहलगाम हमले का उदाहरण दिया गया है, कैसे वहां स्थानीय कश्मीरी लोगों ने पर्यटकों की मदद की, कैसे कश्मीरी ड्राइवर आदिल शाह ने अपनी जान देकर कई लोगों को बचाया। इस पहलू को नजरअंदाज करके नफरत फैलाने पर ज्यादा जोर दिया गया। हाँ, ये तो बहुत दुखद है। और क्या आलोचना है? दूसरी आलोचना है खबरों को तथ्यों के साथ संतुलित तरीके से पेश करने के बजाय सनसनीखेज बनाना, उसमें ड्रामा क्रिएट करना।
जैसा स्रोत में कहा गया, कहानी बेचनी है, मतलब टीआरपी की होड़ में पत्रकारिता के उसूल ताक पर रख दिए जाते हैं। तीसरी, गलत और बिना पुष्टि की जानकारी फैलाना। मुजफ्फरनगर दंगों के समय का एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक पुराने असंबंधित वीडियो को जानबूझकर वायरल किया गया, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ा। हाँ, ये फेक न्यूज वाली समस्या तो बहुत बढ़ गई है। चौथी, लोगों की जो असल समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को छोड़कर लगातार बांटने वाली भड़काऊ बहसों में ही टीवी चैनलों का ज्यादातर समय जाता है। जी। पांचवी, ये आरोप भी है कि कॉरपोरेट और राजनीतिक दबाव के चलते मीडिया अपनी आजादी और निष्पक्षता खो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ चैनल्स और एंकर्स साफ तौर पर किसी एक राजनीतिक पक्ष या विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा? नतीजा ये कि इस तरह की कवरेज से समाज में डर और अविश्वास का माहौल बनता है। समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी होती है। ये तो वाकई बहुत चिंताजनक तस्वीर है। तो क्या सुझाव दिया गया है इसके लिए? मीडिया को क्या करना चाहिए और नागरिक क्या कर सकते हैं? सुझाव ये है कि मीडिया को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जिम्मेदार, तथ्य आधारित और सकारात्मक पत्रकारिता पर ध्यान देना होगा। घटनाओं की तह तक जाना होगा, उनके मूल कारणों को समझना होगा, सिर्फ भड़काऊ पहलू नहीं दिखाने होंगे। और नागरिकों की भूमिका? नागरिकों से भी अपील की गई है कि वो जागरूक बने। जो मीडिया नफरत फैलाए, समाज को बांटे, उसका बहिष्कार करें, उसकी खबरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। स्रोत ये भी कहते हैं कि मीडिया का इस्तेमाल शांति, इंसानियत और भारत की जो मिलीजुली संस्कृति है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए होना चाहिए। हाँ, जैसे वो हसन खान मेवाती का उदाहरण था। जी हाँ, हसन खान मेवाती का ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है कि कैसे उन्होंने बाबर जैसे बाहरी हमलावर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया था। ये दिखाता है कि उस वक्त भी वफादारी जमीन से थी, धर्म से ऊपर थी। मीडिया को ऐसी कहानियां सामने लानी चाहिए जो जोड़ती हों, तोड़ती ना हो। तो कुल मिला के इन सारे स्रोतों से, इस पूरी बातचीत से क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ तो हमें जमीनी स्तर पर गजब का लचीलापन दिखता है, साथ रहने की, एक दूसरे की मदद करने की गहरी इच्छा दिखती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ समाज की कुछ गहरी समस्याएं हैं, संरचनात्मक मुद्दे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल होता है और मीडिया का एक बिगड़ता हुआ रवैया है। ये सब मिलकर टकराव को, कला को हवा देते रहते हैं। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि सद्भाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बनी रहेगी। इसे लगातार सहेजने और बढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए एक बहुआयामी, मतलब मल्टी प्रोंग्ड कोशिश की जरूरत है। यानी सरकारी संस्थाओं को मजबूत और निष्पक्ष बनाना होगा, नागरिक समाज को और ताकत देनी होगी, उन्हें सपोर्ट करना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा, खासकर ऐसी शिक्षा जो सहिष्णुता और आपसी सम्मान सिखाए। मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार बनाना होगा और सबसे बढ़कर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ये सब मिलकर ही शायद कोई स्थायी बदलाव ला सकते हैं। और अंत में आपके स्रोतों से एक विचार जो मुझे लगता है कि सोचने पर मजबूर करता है। क्या सांप्रदायिक हिंसा की जो आर्थिक कीमत है, मतलब सिर्फ जान माल का जो तात्कालिक नुकसान होता है वो ही नहीं, बल्कि जो व्यापार का नुकसान होता है, निवेश में कमी आती है, पर्यटन पर असर पड़ता है, विकास में रुकावट आती है, अगर इस पूरी आर्थिक कीमत का सही आकलन किया जाए, उसे क्वांटिफाई किया जाए, तो क्या ये आंकड़े राजनीति और व्यापार जगत को, मतलब पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर्स को, इस हिंसा को रोकने के लिए ज्यादा मजबूती से प्रेरित कर सकते हैं? क्या इकोनॉमिक कॉस्ट एक बड़ा डेटरेंट बन सकती है? ये सवाल हमारे स्रोत उठाते हैं, जिस पर शायद और गौर करने की जरूरत है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।